रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। महारानी लक्ष्मीबाई के साहस और पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए न सिर्फ अंग्रेजों का डटकर सामना किया, बल्कि उन्हें नारी की शक्ति और बहादुरी का भी एहसास करवाया। अपने जीवन की आखिरी सांस तक वह अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ती रहीं। यही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। उनके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कई और महिलाएं भी शामिल हुई थीं। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी ये कहानी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन अंग्रेजों को ललकारा जिनके पास विशाल सेना थी और जो भारत की सभी देशी रियासतों को निगलते हुए मध्य भारत की ओर बढ़े चले आ रहे थे। वे झांसी को भी उदरस्त कर लेना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए फरमान जारी किया था, झांसी को छोड़ दो, वार्षिक पेंशन लेकर जीवन का निर्वाह करो। झांसी का राज्य अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सरकार की घोषणा से विचलित हो उठी। उन्होंने झांसी के राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उनके निश्चय के फलस्वरूप ही सन 1857 में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया था वह अपने ढंग का अद्वितीय था। ऐसा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। सन 1857 के स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में लक्ष्मीबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अंग्रेजों से केवल झांसी के लिए ही युद्ध नहीं किया था, बल्कि यह युद्ध अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए लड़ा गया था। यदि ओरछा और ग्वालियर के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता न की होती तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि रानी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़कर भारत का नक्शा उसी समय बदल देती। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में रानी की ही और भी कई महानायकों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उन महानायकों में नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, अमर सिंह और हजरत बेगम महल आदि का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। इन महानायकों ने केवल युद्ध की ज्वाला को प्रज्वलित करने में ही सहायता नहीं दी, वरन अपने जीवन की आहुति देकर अपने आप को अमर बना लिया। उनके शौर्य और उनकी देशभक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर अंग्रेजों की हत्या करवाने का मिथ्या आरोप लगाकर झांसी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह रानी से झांसी को छीनकर उसे अपने अधीन करना चाहता था। वह रानी को जीवन निर्वाह के लिए पेंशन देकर सदा के लिए अंग्रेजों का गुलाम बनाना चाहता था। वीर हृदया और देशभक्ता रानी को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। वे अपने पति की मृत्यु के पश्चात पूजा पाठ में लगी रहती थीं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। लेकिन जब उन्हें अंग्रेजों के षड्यंत्र का पता चला तो उनकी रगों में बिजली दौड़ गई। उन्होंने झांसी के राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वे राज सिंहासन पर बैठकर बड़ी वीरता से परिस्थितियों का सामना करने लगी। उन्होंने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता के सैनिकों ने उन्हें नेता के रूप में स्वीकार किया। ये देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में अंग्रेजी सेना का सामना किया। यद्यपि रानी को सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर उन्होंने शौर्य के जो चिन्ह बनाए उनसे उनका नाम चिर स्मरणीय हो गया। रानी लक्ष्मीबाई महान देशभक्त और वीरता की प्रतिमूर्ति थीं। उनका रंग गोरा था। उनके मुखमंडल पर सुंदरता और तेज की अपूर्व ज्योति थी। उनकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं। उनके शरीर का गठन बड़ा आकर्षक था। वे जब घोड़े पर सवार होकर चलती थीं तो चंडी की तरह से लगती थीं। वे अपने नाम के अनुसार ही विष्णु प्रिया लक्ष्मी के समान थीं। उनके भीतर लक्ष्मी और दुर्गा के तत्व एक में मिल गए थे। विदेशी इतिहासकारों ने रानी लक्ष्मीबाई की उपमा जोन ऑफ आर्क से दी है, पर लक्ष्मीबाई जोन ऑफ आर्क से कहीं अधिक शूराग्रणी थी। जोन ऑफ आर्क ने युद्ध के मैदान में जब अपना रणकौशल दिखाया था तो उसे किसी की भी चिंता नहीं थी, पर रानी को सदैव अपने पुत्र की चिंता लगी रहती थी। उनका पुत्र उनकी पीठ से बंधा रहता था। वे रण में अपनी रक्षा तो करती ही थी, अपने पुत्र की भी रक्षा करती थी। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई सदा पुरुष वेश में रहती थीं। वे ढीला पायजामा और कुर्ता पहनती थीं। उनकी कमर में सदा जरीदार पट्टा बना रहता था और पट्टे से पिस्तौल लटकती रहती थी। जो भी उन्हें देखता था विमुग्ध हो जाता था। उनमें सौंदर्य और वीरता सिमट कर एक में मिल गए थे।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके सौंदर्य और उनकी वीरता पर ही मुग्ध होकर ये पंक्तियां लिखी हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 17 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता पेशवाओं के दरबार में रहते थे। बाजीराव पेशवा जब पूना को छोड़कर बिठूर चले गए तो मोरोपंत भी अपने कुटुंब के साथ काशी चले गए। माता पिता ने लक्ष्मीबाई का नाम मनुबाई रखा था। मनुबाई जब 4 वर्ष की हुई तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। मोरोपंत उन्हें लेकर बाजीराव के पास बिठूर चले गए। बिठूर में ही मनुबाई का पालन पोषण हुआ। उन दिनों बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की अवस्था केवल 5-6 वर्ष की थी। मनुबाई नाना साहब के साथ खेला करती थीं, तलवार और धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त किया करती थीं, उनके साथ घोड़े पर सवारी भी करती थीं। मनुबाई का स्वभाव बड़ा चंचल था, साहसी और निर्भीक भी थीं। उनके चंचलता के कारण ही लोग उन्हें छबीले कहा करते थे। 8-10 वर्ष की अवस्था में मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। कहा जाता है कि एक दिन झांसी राज्य का एक ज्योतिषी बाजीराव के दरबार में गया। मोरोपंत ने उसे अपनी पुत्री की जन्म कुंडली दिखाई। उसने जन्म कुंडली देखकर कहा, यह लड़की तो बड़ी वीर हृदया, देशभक्ता और किसी राज्य की रानी होगी। ज्योतिषी ने झांसी जाकर भाग्यशालिनी मनुबाई की चर्चा गंगाधर राव से भी की। गंगाधर राव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बाजीराव से मनुबाई के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। फलतः मनुबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया। मनुबाई जब झांसी के राजभवन में गईं तो उनका नाम बदल दिया गया। उनका नाम मनुबाई से लक्ष्मीबाई रख दिया गया। लक्ष्मीबाई ज्यों-ज्यों उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगी, त्यों-त्यों उनके रूप और सौंदर्य में निखार आने लगा। विवाह के कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। गंगाधर राव की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वे यह सोचकर फूले नहीं समाते थे कि भगवान ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र प्रदान कर दिया है। पर दुर्भाग्य के 4 मास के पश्चात ही उस बालक का स्वर्गवास हो गया। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव दोनों के हृदय पर वज्र सा टूट पड़ा। गंगाधर राव बीमार हो गए। उनकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही गई। उन्होंने जब देखा कि उनके जीवन का दीप बुझने वाला है तो अपने निकट के एक संबंधी के पुत्र को गोद ले लिया। उस लड़के का नाम आनंद राव था। गोद लेने पर उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। गंगाधर राव ने इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भी दे दी। कुछ दिनों के बाद ही गंगाधर राव स्वर्गवासी हो गए। लक्ष्मीबाई दुख के सागर में डूब गईं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुत्र और पति की मृत्यु ने उनके हृदय को हिला दिया, पर वे बड़ी बुद्धिमान, साहसी और वीर हृदया थीं। वे किसी प्रकार धैर्य धारण कर ईश्वर की आराधना और पूजा पाठ में अपना समय बिताने लगीं। पर पर्दे की ओट में उनका भाग्य उनके लिए कुछ और ही रचना कर रहा था। गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज सरकार ने लक्ष्मीबाई को सूचित किया कि सरकार दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी नहीं मानती। सरकार झांसी के राज्य को लावारिस मानकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहती है। उन्होंने घोषणा कर दी कि लक्ष्मीबाई के जीवन निर्वाह के लिए वार्षिक पेंशन नियत कर दी जाएगी। अंग्रेज सरकार का आदेश पत्र जब लक्ष्मीबाई को मिला तो उनकी रगों में बिजली दौड़ गई। उन्होंने पूजा पाठ छोड़कर राज्य की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया और सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, झांसी मेरी है, मैं अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं झांसी के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। लक्ष्मीबाई जब राज सिंहासन पर बैठी तो उसके बाद ही विपत्ति के बवंडर उठने लगी। गंगाधर राव के एक निकट संबंधी ने, जिसका नाम सदाशिव था, गंगाधर राव का वारिस होने की घोषणा कर दी। रानी ने बड़े साहस और शौर्य के साथ उसे दबाया। इस घटना के पश्चात ही ओरछा के दीवान नत्थे खां ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी को संकटग्रस्त अबला समझकर उसके मुंह में भी पानी आ गया था। रानी स्त्री अवश्य थी पर काल की मूर्ति थी, कालिका की अवतार
अधिकार थी। उनके शरीर के भीतर कोमल हृदय था, पर साथ ही एक ऐसा भी हृदय था जो वज्र के समान कठोर था। रानी ने बड़ी वीरता के साथ नत्थे खां का सामना किया और उसे युद्ध में पराजित किया। उन दिनों सारे भारत में अंग्रेजों की हत्याएं की जा रही थीं। झांसी में भी कुछ अंग्रेजों को स्वतंत्रता सेनानियों ने मार डाला। स्वतंत्रता सेनानी रानी को अपना नेता मानकर उनकी जय बोलने लगे। यद्यपि इस घटना में रानी का कोई हाथ नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने यही समझा कि झांसी में अंग्रेजों की हत्या रानी की ही प्रेरणा से हुई है। अतः अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी फौज ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता के साथ दुर्ग की रक्षा करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तोपों के गोले छूटने लगे। दुर्भाग्यवश उनका तोपची गौस खां मारा गया और किले की दीवार एक ओर से टूट गई। रानी ने बड़ी बहादुरी के साथ दीवार की मरम्मत करवाई, पर दीवार दूसरी बार फिर टूट गई। रानी को ऐसा लगा कि अब दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, अतः उन्होंने कुछ वीर सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर निकल जाने का निश्चय किया। लक्ष्मीबाई ने दुर्ग से जाने का निश्चय बड़ी विवशता में किया था। उन्होंने तात्या टोपे को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, पर अंग्रेजी फौज ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। वह झांसी पहुंच नहीं सका। सरदारों ने रानी को विवश किया कि वे दुर्ग को छोड़कर के बाहर निकल जाएं। पहले तो रानी ने अस्वीकार कर दिया, पर जब सभी सरदारों ने हट किया तो रानी को उनकी बात माननी ही पड़ी। रात्रि का समय था। रानी अपने पुत्र को पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार हुई। वे अपने कुछ वीर सिपाहियों के साथ गुप्त द्वार से दुर्ग से बाहर निकल गईं। उधर वे दुर्ग से बाहर निकली और इधर दुर्ग के भीतर रहने वाले सैनिक अंग्रेजी फौज पर टूट पड़े। उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए। वे सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर रानी ने धानेर ग्राम में पहुंचकर सांस ली। जब ह्यू रोज को पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई दुर्ग से बाहर निकल गईं, तो उसने उनका पीछा करने का आदेश दिया। अंग्रेजी फौज रानी के पीछे दौड़ पड़ी। जिस समय अंग्रेजी फौज धानेर गांव में पहुंची, रानी खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। पता लगते ही वे खाना छोड़कर उठ पड़ी और अपने पुत्र को पीठ से बांधकर पुनः घोड़े पर सवार हो गईं। रानी ने अपने घोड़े को तीव्र गति से कालपी की ओर दौड़ा दिया। रानी के सैनिक अंग्रेजी फौज से युद्ध करने लगे। उन्होंने शत्रु सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे रानी की रक्षा के लिए शहीद हो गए। रानी सुरक्षित कालपी के दुर्ग में जा पहुंची। कालपी का दुर्ग नाना साहब के चचेरे भाई राव साहब के अधीन था। राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी के पहुंचने से कालपी में भी युद्ध की तैयारियां होने लगीं। बांदा के नवाब को जब पता चला तो वह भी अपनी सेना लेकर कालपी जा पहुंचा। कुछ दूसरे राजा और जमींदार भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए। ह्यू रोज को जब पता चला तो उसने कालपी पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। स्वतंत्रता के सैनिक बड़ी ही वीरता के साथ लड़े, पर वे असंगठित थे। उनमें आपस में एकता नहीं थी, अतः उनकी पराजय हो गई। राव साहब अपनी फौज के साथ ग्वालियर के पास एक गांव में चले गए। रानी को भी मैदान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। वे भी अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर चली गईं। तात्या टोपे भी वहां जा पहुंचे। रानी, राव साहब और तात्या टोपे ने आपस में सलाह करके ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर का राजा जियाजी राव भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। उधर ह्यू रोज को जब जियाजी राव की हार का पता चला तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने बहुत बड़ी सेना के साथ ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। स्वतंत्रता के सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजी फौज का सामना किया, पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। वे युद्ध हार गए। रण का मैदान छोड़कर इधर उधर भाग गए। अंग्रेज सैनिक रानी को बंदी बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी क्रुद्ध हो उठी और कालिका की तरह से प्रचंड बनकर अंग्रेज सैनिकों का संहार करने लगी। वे घेरे को तोड़कर बाहर निकल गईं। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया। रानी अपने घोड़े को आंधी की तरह दौड़ाती हुई चली जा रही थी। मार्ग में एक नाले के पास पहुंचकर घोड़ा रुक गया। घोड़ा नया था। उनका पुराना और सधा हुआ घोड़ा युद्ध में घायल हो गया था। रानी घोड़े को कुदाकर नाले के उस पार निकल जाना चाहती थी, पर वह घोड़ा ऐसा कर नहीं सका। इसी समय रानी को एक गोली लग गई। वे घोड़े से नीचे गिर पड़ी, प्राण शून्य हो गईं। उनके अनन्य भक्त रामचंद्र राव ने उनके शव को पास की ही एक कुटिया में ले जाकर के जला दिया। अंग्रेज हाथ मलते रह गए। उन्हें रानी का शव तो क्या, उनके शव की खाक भी नहीं मिली। उस स्थान पर आज भी रानी की समाधि बनी हुई है। लोग बड़ी श्रद्धा से रानी की समाधि पर पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें याद करके उनकी अभिवंदना करते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कमेंट अवश्य करें। आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।